अब देखो नेक्स्ट ले रहे वेरिएशन ऑफ जी, यानी याद रखना जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, फिर से बता रहा, देखो ये पेन अगर यहां से रिलीज किया तो नीचे जा रहा है। क्यों नीचे गया? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। ना जैसे जैसे नीचे जाएगा वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज, या अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज, यानी एक्सेलरेटेड मोशन है। तो एक्सेलरेशन को ए लिखने की जगह जी लिखा है, एक्सेलरेशन ही है बट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इतना लिखना है बस। ठीक है, याद रखना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब वेरिएशन ऑफ जी है, यानी जी की वैल्यू चेंज होती तो किस रिस्पेक्ट में चेंज होती? पहले लेंगे हाइट, फिर डेप्थ, अर्थ के अंदर भी जाएंगे, फिर अर्थ के रोटेशन की वजह से भी जी की वैल्यू में फर्क पड़ रहा है और उसके शेप की वजह से। तो एक एक ले रहे हैं डिटेल में। चार है, हाइट, इसके बाद डेप्थ, फिर रोटेशन और फिर लेंगे शेप ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो पहले ले रहे हैं हाइट। उसमें दो केसेस ले रहे हैं कि बॉडी है पहले सरफेस पे समझो, ये हो चुका है अपना पहले। ठीक है, ये यहाँ पे है बॉडी जिसका मास है स्मॉल एम। याद रखना कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल आर रेडियस ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम इज द मास ऑफ द बॉडी। नाउ फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम और कांस्टेंट डालेंगे जी। तो जब अपन सरफेस ऑफ अर्थ पे है तो अपन अर्थ पे या अर्थ अपने पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे? इक्वल टू आर ओन वेट। तो इसकी जगह वेट का लिख दिया डब्ल्यू। वेट का फॉर्मूला है एम जी, मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स का फॉर्मूला। ये ग्रेविटेशन के हिसाब से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और ये मास इनटू एक्सीलरेशन, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। सिर्फ फर्क कितना है? एक्सीलरेशन का यहाँ सिंबल जी है तो जी कर दिया बस। It is equals to G capital M small m upon R square, M और M cancel, so we can write G is equals to GM upon R square. Relation between small g and capital G वही वाला है। ठीक है, देखो यहाँ तक आगे चलते हैं। अब देखो आगे ले रहे हैं, सरफेस का तो हो गया, अब अपन लेंगे हाइट के लिए। ठीक है, इसको मिटा है, डायग्राम शिफ्ट कर है। यहाँ है सरफेस पे मास एम, रेडियस कैपिटल आर एंड मास ऑफ द अर्थ कैपिटल एम। ये अर्थ है और ये उसमें ऑब्जेक्ट। अब अपन हाइट पे लेके जाएंगे, बी वाली कंडीशन देखना। ये है अर्थ, ये है ऑब्जेक्ट, ये है रेडियस, यह सरफेस से हाइट h, इसका मास m, अर्थ का मास कैपिटल। तो अब अपन, अच्छा ये जो हाइट है बचपन में जैसे लेते थे, जैसे अब बचपन में भी अपन ने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज किया mgh, वहाँ हाइट कितनी रहती थी? 10 मीटर, 20 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर। बस ये हाइट बहुत ज्यादा है क्योंकि इतनी हाइट पे जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जी की वैल्यू, क्योंकि वहां पे अपन जी की वैल्यू तो 9.8 ले रहे थे, अब अपन दिखा रहे कि हाइट के साथ वैल्यू चेंज होती है। तो ये हाइट रहेगी किलोमीटर्स में, 500 किलोमीटर या 1000, 2000 या 8000 किलोमीटर, ऐसे हाइट रहेगी। ठीक है, तो ये हाइट बहुत ज्यादा है। तो ये रेडियस और ये हाइट फ्रॉम द सरफेस, हाँ सरफेस से हाइट है, वो सरफेस से हाइट है h। तो h इज द हाइट from the surface। ठीक है, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, R इज द रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल m इज द मास ऑफ दैट बॉडी जो पहले सरफेस पे थी, अब अपन उसको हाइट पे ले गए। तो ध्यान रखना, अब अपन अर्थ से, देखो भले यहाँ फिर से बता रहा टच में है, फिर भी अपन एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर तक का डिस्टेंस ले रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस जीरो मत लेना। अब अपन दूर चले गए तो डेफिनेटली, अगर जैसे मैग्नेट का एग्जांपल बताया था, वैसे ग्रेविटेशन का भी रहेगा कि मैग्नेट से अगर आप आयरन के ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाएंगे तो मे बी हो सकता है यहाँ से वो अट्रैक्ट नहीं करे, यहाँ रख के छोड़ेंगे तो मे बी वो आयरन का ऑब्जेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि जितना आप दूर जाएंगे मैग्नेटिक फोर्स कम होगा। उसी तरह जितना आप अर्थ से दूर जाएंगे
ग्रेविटेशनल फोर्स भी वीक होता जाएगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर चले जाएंगे, दूर जा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, मतलब फोर्स चेंज हो रहा। सो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो अब डिस्टेंस है क्या, r प्लस h, तो इसको फोर्स को लिख रहे हैं वेट, पर कहां पे वेट लिखना है, एट हाइट h। g की वैल्यू भी चेंज होगी, क्यों, फिर से बता रहा क्योंकि आप दूर चले गए तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी चेंज हो गया, फोर्स, ठीक है। h छोटा सा है, फिर से बता रहा ऐसे मत लिखना wh, ये नहीं है ऐसा, w है और छोटा सा h लिखा है कि ये वेट सरफेस पे है और ये वेट हाइट पे है, g की वैल्यू चेंज हो रही है। सो m, ये g और ये h छोटा सा हाइट के लिए, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर, स्मॉल m कैंसिल, सो gh इज इक्वल्स टू g कैपिटल M अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर। अब देखो दोनों को अगर कंपेयर करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है पर कंपेयर करो, ये gm, ठीक है, ये भी gm एक्सेल, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ, ये भी वही, ये भी वही मास ऑफ अर्थ। नाउ नीचे r स्क्वायर था, वैल्यू कम थी, यहाँ r प्लस h हो गया, वैल्यू ज्यादा हो गई। अब डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू ज्यादा हो गई तो आंसर कम हो जाएगा, मतलब gh इज लेस देन g। तो आगे लिख रहे हो अभी, और यहाँ से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, ये पहले हुआ है, ये रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G एट द सरफेस, दिस इज रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G एट द हाइट। देखो डायग्राम हटा देना, डायग्राम ड्रॉ कर लेना आप लोगों ने, और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिखना है, टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग दिया होगा तो भी आप लोगों ने मैं जो बता रहा हूँ फॉलो कर लेना, ठीक है। नाउ रेशियो ले रहे हैं, GH कंपेयर करना है ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो रेशियो लेके सॉल्व कर रहे हैं उसको। तो अभी यहाँ से देख के आप बता सकते हैं कि डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज हुआ है तो ये वैल्यू डेफिनेटली इससे कम ही होगी, वही लिख रहे हैं। पहले GH लिखा है तो वो लिखो, G कैपिटल M अपॉन R प्लस H होल स्क्वायर। डिवीजन में ये लिखना है तो अपन मल्टीप्लिकेशन में लिख रहे हैं तो रिवर्स करके लिख देंगे, डिवीजन में लिखना है और मल्टीप्लिकेशन में लिख रहे हैं तो रिवर्स करके लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर अपॉन, ठीक है, तो ये डिवाइडेड बाय ये, तो ये लिखा वैसे, इसको रिवर्स करके लिखा इसलिए मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया डिवीजन के साथ, GM कैंसिल, सो वी कैन से GH अपॉन G R अपॉन R प्लस H। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉमन स्क्वायर ऐसे होल थिंग स्क्वायर, तो ये हो गया रिलेशन। अब ध्यान से देखो, R अपॉन R प्लस H, अगर R की वैल्यू समझो 10 है तो डेफिनेटली R पर, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा, रेडियस 10 नहीं है, रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400, बस एक एग्जांपल बता रहा, R की वैल्यू ये है, ठीक है। मान लो अब नीचे R प्लस H है, 10 प्लस 2, समझो इसकी वैल्यू 2 ही है, तो भी आंसर आएगा लेस देन 1, 10 डिवाइडेड बाय 12 विल बी 0 पॉइंट समथिंग, मतलब ये वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो GH है इट इज लेस देन G, प्रूफ हो गया। देखो from this equation we can say that numerator is less than denominator, definitely numerator में सिर्फ R है और denominator में R plus H है, तो we can say numerator is less than denominator, यहाँ पे भी वही लॉजिक लगेगा, numerator is less than denominator, GH is less than G। in short जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे G की वैल्यू कम होती जाएगी, सरफेस पे है 9.8, ठीक है, ये यहाँ 9.8, फिर थोड़ा हाइट पे गए तो मे भी शायद हो जाएगा 7, और थोड़ा हाइट पे गए मे भी हो जाएगा 6, और दूर जाएंगे तो एक डिस्टेंस ऐसा भी आएगा जहां जाके G की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो जैसे जैसे आप सरफेस से दूर जाएंगे द वैल्यू ऑफ G गोज ऑन डिक्रीजिंग, याद रखना, जैसे आप हाइट पे जाएंगे मतलब सरफेस से दूर। अच्छा बेटा अब ये तुम लोगों का लॉजिक पता नहीं कैसे लगा तुम लोग, और ध्यान रखो जैसे ये यहाँ है अपन, तो अपन यहाँ दिखा रहे हैं हमेशा, पर यहाँ दिखाएंगे तो भी सरफेस से हाइट h ही रहेगा, अपन मैं पहले ही बताया अपन नीचे नहीं गिरने वाले, यानी जरूरी नहीं है कि यहीं ऊपर जा रहा है नॉर्थ पोल पे, आप यहाँ से भी ये हाइट ले सकते, आप अर्थ के यहाँ पे भी हाइट ही लेंगे, वो देखो
अगर आप यहां है, अब यहां से इधर आ गए तो ये हाइट h ही रहेंगी। यहां से आप नीचे नहीं गिर रहे, इसको डेप्थ नहीं लेना है, ध्यान रखना। इधर भी ले सकते, इधर भी ले सकते, कहीं भी ले सकते हैं, उतना ध्यान रखना। यानी आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं हाइट h, ऐसा नहीं कि यही सरफेस पे, ये भी सरफेस पे है बॉडी देखो, और इसको दूर ले गए तो ये हो गया रेडियस r और ये हो गई हाइट h। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई क्योंकि किसी बच्चे का कोई भरोसा नहीं है कि सबने हमेशा ऊपर ही बनाया है, तो सिर्फ सिंपलिसिटी के लिए अपन वहां ड्रॉ कर रहे हैं, कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूंगा, वो इतना देख लो भाई, नोट डाउन करो, दोनों डायग्राम भी ड्रॉ करना साथ में और ये नोट करना। तो ये फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट gh इज लेस देन g, मतलब हाइट पे g की वैल्यू कम है एज कंपेयर्ड टू सरफेस। देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसमें नोट बाकी वो ले। ठीक है, देखो आगे कंटिन्यू कर रहे, ध्यान देना, इसी को आगे लेंगे, ये मीटर है। तो ये डेरिवेशन लिख के भेजना है, डेरिवेशन जितने भी होंगे मैं नहीं खोलूं तो आप लोगों ने सेंड करना है। वो डेरिवेशन एक बार लिख के देखो, अगर एक बार आ गया तो बहुत ही अच्छा है, फर्स्ट टाइम में लिख के देखेंगे ना तो कैसा होगा, लॉन्ग टर्म याद रहेगा। अब डेरिवेशन अभी समझो 11th में तो भी कम होंगे, 12th में बहुत ज्यादा डेरिवेशन है, तो हर डेरिवेशन लर्न करने की कोशिश करेंगे, हर स्टेप लर्न करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग उतना नहीं कर पाएंगे। तो याद रखो, कोई भी डेरिवेशन सिर्फ एक बार अगर आप लोगों ने लिख के देख लिया और अगर आ गया नहीं आया तो ठीक है ना, अपने को पता है अपने कौन से स्टेप नहीं करने, वापस से वीडियो देखो, फिर से वो स्टेप देखो, फिर लिख के देखो। एक बार अगर आप लोगों ने क्लियरली अच्छे से लिख लिया तो वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। मैं ये नहीं बोला 2 साल के लिए याद रहेगा, पर लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। जब अगली बार आप इसको रिवाइज करने के लिए लेंगे तो अभी अगर आपको वो लिखने के लिए 10 मिनट लगा है तो अगली बार 2-3 मिनट में पूरा डेरिवेशन आप लोग लिख लीजिए। ठीक है ना, आगे चल रहे हैं, फिर से एक बार बता देता। देखो ये डायग्राम है, अपन हमेशा ऐसे बताना है, हाइट h, ये रेडियस r, इधर भी हो सकता है वो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, हर जगह वो हाइट h ही रहेंगी। यानी ऐसा नहीं है नीचे लटक रहा, नीचे गिर नहीं रहा, ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये सरफेस से हाइट h ही रहेंगी। हाँ ध्यान रखना, ये भी h, ये भी h, ये भी h, ये भी h, तो ये फॉर्मूला इस कोई भी पॉइंट पे अप्लाई कर सकते हैं आप। नहीं तो बोलेंगे यहीं पे लो हाइट, यहाँ लेंगे तो नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ध्यान रखना, यहाँ पे भी ले सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट टू द अर्थ ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये हाइट h, सरफेस से कितना हाइट, अब यहाँ है, यहाँ है, अपन तो सरफेस पे है, सरफेस से अपन हाइट भी नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं तो डायग्राम में कंफ्यूजन होगा। ठीक है, अब देखो आगे, इसको थोड़ा चेंज कर रहे हैं, एक्चुअल में यहीं तक लिखना है, ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, पर इसको ऐसा लिखना तो चलता है। gh अपॉन g इज इक्वल टू r अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर, ये g उधर मल्टीप्लाई करना है, क्या फर्क पड़ रहा है, इधर लिखा नहीं तो इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसको जो चेंज कर रहे हैं वो ध्यान से देखो, gh इज इक्वल टू ये g वैसे, ठीक है, इसको चेंज कर रहे हैं 1, यानी r से डिवाइड कर दो इसको और इसको, r कैंसिल, ये r कैंसिल, 1 प्लस देखो लगे तो वापस से सिंप्लीफाई करके देखो, ये r इधर मल्टीप्लाई होगा, सिंप्लीफाई करके बता रहा देखो, ये r इधर मल्टीप्लाई प्लस h और अपॉन में r, तो ये r ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। देखो अगर मान लो ये समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सिंपल कर लेते इसको, ऐसे भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने को बाद में रिवर्स ही करना है इसको, तो डायरेक्ट ये देखो समझ में आता है। अब ये वैसे रखा है, ये वैसे रखा है, इसको उल्टा लिख लिया, r प्लस h अपॉन r, तो यहाँ 2 की जगह कर लो -2, ये तो समझ में आता कि रिवर्स कर दिया। जैसे अगर 1 अपॉन x है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, x रेज़ टू -1, या 1 अपॉन x स्क्वायर है तो आप x रेज़ टू क्या लिख सकते हैं, -2। तो आपने देखो ये वैसे रखा है, ये भी वैसे रखा है, इसको रिवर्स कर दिया। हाँ ठीक है, अब चेंज कर लो, अब आ जाएगा आपको r से डिवाइड करेंगे तो 1, ये प्लस ये h अपॉन r, बस ठीक है, वही करने वाले थे, तो ये सिंपल लग रहा तो ये यार। ठीक है, फिर से देखो, ये वाला इक्वेशन लिया, ठीक है, अब यहाँ +2 है, अपन ने gh को वैसे रखा है, g को वैसे रखा है, इसको उल्टा लिख लिया, r प्लस h ऊपर कर दिया, r नीचे कर दिया, यानी यहाँ कर देंगे -2,
जैसे अभी बताया, अगर कहीं पे x स्क्वायर है तो आप उसको ऐसा लिख सकते हैं, या x रेज़ टू -2 है तो 1 अपॉन x स्क्वायर लिख सकते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज कर दिए तो माइनस साइन से उतना चला सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे वही किया है, इसको रिवर्स किया है, r प्लस h अपॉन में r लिखा है तो यहाँ स्क्वायर की जगह -2 कर दो, बस इतना चीज। अब इसका एक्सपांशन अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बता रहा हूँ, उतना याद रखना। हायर टर्म्स छोड़ देना, ये फॉर्मूला तभी लगाना when h is very very small as compared to r, so h upon r रेशियो बहुत स्मॉल हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर लिख रहे हैं एक्सपांशन g इन ब्रैकेट 1 माइनस 2h अपॉन r। तो ये स्टेप खाली आप लोगों को लर्न करना है। इसमें आगे भी टर्म्स आएंगे, प्लस 4h अपॉन r पर इनके स्क्वायर। अब h इज वेरी वेरी लेस देन r तो स्क्वायर की वैल्यू और कम हो जाएंगी, यानी मान लो अगर ये रेशियो h अपॉन r, अब h की वैल्यू स्मॉल है तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.01, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो इट बिकम्स 0.0001, यानी और छोटा हो जाएगा, इसलिए हायर टर्म्स निग्लेक्ट करते हैं। तो उतना अपने को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ इतना याद रखो कि ये फॉर्मूले के बाद ये डायरेक्ट लर्न करना, और ये वाला फॉर्मूला तभी यूज करना व्हेन h इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू r, अदरवाइज यही फॉर्मूला या ये वाला ही फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। सिर्फ ये याद रखो, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये एक स्टेप आप लोगों ने लर्न करना है, एक्सपांशन लर्न करने की जरूरत नहीं है। हायर टर्म्स अपन ने है उसमें और निग्लेक्ट कर दिए क्योंकि h इज वेरी वेरी लेस देन r, तो याद रखना ये फॉर्मूला तभी यूज होगा व्हेन हाइट इज वेरी स्मॉल, तो ये फॉर्मूला यूज करना, स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है, इसका एक्सपांशन हो गया, बस इतना याद रखना। फिर से देखो ये क्या किया है, इसको रिवर्स करके लिखा तो -2, r अपॉन r सेपरेट कर दिया, प्लस h अपॉन r, तो r अपॉन r की जगह 1 लिखा है, h अपॉन r r को सेपरेट कर दिया दोनों। अब इसका एक्सपांशन सिर्फ ये इतना आप लोगों को याद रखना है, और याद रखना ये फॉर्मूला तभी यूज करना व्हेन h इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू r। जैसे हाइट है 100 किलोमीटर और रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर, तो ये फॉर्मूला लगाने की जगह आप ये भी लगाएंगे तो भी चलेगा, और ये सिंपल हो जाएगा क्योंकि इसमें स्क्वायर है इसमें नहीं है, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो ये यहाँ पे खत्म हो गया सब डेरिवेशन, वेरिएशन ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू हाइट, ठीक है। और ये याद रखना आप लोगों ने कि आप जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे g की वैल्यू कम होगी, वही समझा है यहाँ पे gh इज लेस देन g, इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, राइट हैंड साइड में वैसा है तो लेफ्ट हैंड साइड में वैसे ही है। और फिर ये तो कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं, यहाँ पे स्टेप्स चेंज किए लोगों ने, बस इसके बाद जो एक्सपांशन है वो याद रखना है, एक स्टेप लर्न करनी पड़ेगी, और याद रखना ये तभी यूज करना फॉर्मूला व्हेन h इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू r, ये वाला, ठीक है, नोट डाउन करो। ये हो गया वेरिएशन ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू हाइट कंप्लीट अपना। इसके बाद लेते हैं डेप्थ। देखो फिर से बोलो, एक बार याद रखना, यहां तक तो पूरे स्टेप्स समझा दिए, सिर्फ ये एक एक्सपांशन, इससे एक्सपांशन अपने को लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, हायर टर्म्स भी आएंगे पर हायर टर्म्स निग्लेक्ट करेंगे इसकी वजह से, तो सिर्फ इसका डायरेक्ट आंसर ये याद रखना -2 का एक्सपांशन, +2 का तो अपने को पता ही है ऊपर रहा तो a + b होल स्क्वायर, वैसे ही ये है डायरेक्ट, ये याद रखना, ये फॉर्मूला तभी लगाना व्हेन h इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू r, और अगर हाइट बहुत ज्यादा है तो ये जो फॉर्मूला है वही अप्लाई करेंगे। सरफेस की वैल्यू पता है 9.8, हाइट की वैल्यू निकालने के लिए बोलेंगे इससे निकालें, और अगर हाइट कम है तो इससे निकालें, ये थोड़ा सा याद रखो। ये फॉर्मूले के बाद ये डायरेक्ट याद रखो, यहाँ से अपन ने क्या किया है, r प्लस h ऊपर r नीचे रिवर्स कर दिया, बाकी सब वैसे ही रखे तो इसको 2 की जगह -2 कर दो, ये सेपरेट r अपॉन r 1 प्लस h अपॉन r, बस डायरेक्ट ये स्टेप तक तो बराबर है, सिर्फ ये एक स्टेप आप लोगों को लर्न करनी पड़ेगी। देखिए अब देखो g की वैल्यू कैसे चेंज होंगी विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ, यानी अब अपन अर्थ के अंदर जाने वाले हैं, ठीक है। तो डायग्राम नहीं बना रहे, थोड़ी सी बड़ी डायग्राम बनेगी क्योंकि डेप्थ में जाना है। अभी यहाँ अपन सरफेस पे, ठीक है, तो ये सेंटर है, अपना डिस्टेंस कितना है r, अब अपन डेप्थ में जाएंगे, तो मैंने क्या बोला था कि आप जैसे जैसे दूर जाएंगे यहाँ तक आएंगे तो g की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, पर
जैसे जैसे आप सरफेस की तरफ आएंगे वापस तो जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। इसके पहले वाले में कोई देखा है जी की वैल्यू यहाँ 9.8, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, मे बी 8 7 6 जो भी होगा। अब डेप्थ में देखते क्या होगा। अब जब आप डेप्थ में जाएंगे मतलब आपने यहाँ गड्ढा कर लिया, कुआं बना लिया समझो, और आप वो बॉडी को यहां तक लेके आ गए, ठीक है, तो डेप्थ तो सरफेस से ही गिनेंगे, तो ये हटा देता बी, एक बार यहां तक आ गए बी, गड्ढा खोदे, कुआं बनाए समझो, वेल, और वहां तक लेके आ गए उस ऑब्जेक्ट को, और अब अपन यहां है, तो अपन ये नहीं बोल सकते कि अब डिस्टेंस और कम हो गया तो जी की वैल्यू और बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि पहले देखो यहां थे तो पूरे अर्थ का मास था, अब अपन यहां है तो इतने ही स्फीयर का मास काउंट करना पड़ेगा, तो अब यहां मास चेंज हो रहा, तो उसके हिसाब से लेना पड़ेगा। जब आप सरफेस से दूर जाएंगे तो कैपिटल एम वही था, यहां पे भी लेंगे तो अर्थ का मास है कैपिटल एम, यहां पे भी लेंगे तो अर्थ का मास वही था। बट आप जब डेप्थ में जाएंगे, यहां आ गए आप डेप्थ डी में, यहां तक पहुंच गए, तो अब इसी स्फीयर का मास लेना पड़ेगा और यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। अगर डेप्थ डी है तो ये डिस्टेंस रहेगा r माइनस डी, क्योंकि पूरा डिस्टेंस है r, उसमें से d माइनस करो तो r माइनस डी, अब अपना डिस्टेंस r माइनस डी है, यानी उतने ही स्फीयर का मास कंसीडर करना पड़ेगा, इसलिए माइन्यूट चेंज कर रहे, ध्यान देना। डायग्राम समझ में आई? अब अपन यहां से डेप्थ में यहां पहुंच गए, तो अब अपना डिस्टेंस है r माइनस डी, पर ठीक है डिस्टेंस कम हो गया बट मास ऑफ द अर्थ, पहले पूरी अर्थ का मास ले रहे थे, अब इतने ही स्फीयर का मास लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा? जितना अपना डिस्टेंस है उतनी रेडियस का, तो इसीलिए यहाँ पे मास चेंज हो रहा। तो पहले देखो क्या लिखा है, एट सरफेस, ठीक है, वही वाला वेट का फॉर्मूला, ना वेट इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। सो वेट का फॉर्मूला एम जी इज इक्वल्स टू जी एम आर स्क्वायर, और ये स्मॉल एम कैंसिल, जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, वही रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी वही है, पर इस बार अपन क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट लिख लेंगे, उसको अपन डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि दो बार डिराइव हो चुका है, तो ये डेरिवेशन जब आए तो आप लोगों को ये स्टेप डालना नहीं है, सिर्फ मैंने बता दिया, ये डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये डायरेक्ट लिख लेंगे हम, क्योंकि पहले भी हो चुका है, जी एट द सरफेस वैल्यू पता है अपने को, तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे, जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो मास का फॉर्मूला कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मास चेंज होने वाला है इसलिए मास को हटा रहे हैं, और अपन ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि अर्थ की डेंसिटी थ्रू आउट सेंटर तक सेम है, डेंसिटी कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, अब डेंसिटी, मास नहीं। तो अब देखो डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, so we can say mass is equals to density into volume, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख ले 4/3 pi r cube, स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 pi r cube, तो इसमें डालो वैल्यू इस इक्वेशन में, सो g is equals to ये g अपॉन में ये r स्क्वायर, m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, देखो मास नहीं, वॉल्यूम इधर, डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 pi r cube, 4/3 pi r cube, याद रखना ये तुम लोगों का ज्योमेट्री में हुआ होगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, एक r कैंसिल, सो g is equals to 4/3 पहले लिख लेते, pi लिख लेते, फिर लिखेंगे g 4/3 pi ये, और ये रो छूट गया अपने, तो रो यहाँ लिख लेते, तो रो भी डालना है ना मास की जगह, देखो 4/3 pi r cube into रो, 4/3 pi r cube into रो, ये और साथ में आएगा रो, और ये r स्क्वायर और एक r क्यूब के साथ कैंसिल होके r। अब इसमें डेंसिटी कांस्टेंट है, देखो मास चेंज हो रहा, पहले वाले में जब अपन सरफेस से दूर जा रहे थे तभी भी अपन ने इस अर्थ का मास कैपिटल एम रखा था, दूर गए तो भी अर्थ का मास कैपिटल एम ही है, बट जब अपन अंदर आएंगे तो पहले मास m था, अब मास हो जाएगा m डैश, इतने ही स्फीयर का मास लेना है। तो अब देखो एट डेप्थ के लिए सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे, तो g की जगह अब लिखेंगे GD, डेप्थ के लिए जैसे h लिख रहे थे, ये सेम फॉर्मूला, g मास चेंज हो गया m डैश, रेडियस भी चेंज हो गई है, कितनी है, डिस्टेंस ऑफ r माइनस d होल स्क्वायर, देखो वैसे ही
अब इस स्फीयर का मास लेना पड़ेगा अपने को जहां है अपन जिस डिस्टेंस पे है, तो रेडियस है r माइनस d इस स्फीयर की, तो पहले डेफिनेटली मास ज्यादा था, अब डेफिनेटली मास कम हो गया उस स्फीयर का, तो मास को भी m डैश लिखा है। नाउ फिर से सब्स्टिट्यूशन, बेटा डायग्राम हटा नोट डाउन कर लो डायग्राम एक बार। आप लोग यहाँ पे समझो एक वेल बना के आपने डिग किया है और यहाँ तक लेके आ गए, तो आप आ गए डेप्थ d। अब सेंटर से डिस्टेंस कितना बचा है r माइनस d। तो पहले अपन ने पूरा स्फीयर काउंट किया था, अब अपन ये स्फीयर के ऊपर है यहाँ पे, तो ये इतना स्फीयर ही काउंट करेंगे। अब अपन अर्थ के अंदर है, अर्थ के अंदर, ठीक है, ये पहले अर्थ थी, अपन सरफेस पे थे यहाँ या यहाँ जहाँ पे भी होंगे, अब आप यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी ले लो, अपन अर्थ के अंदर है, ठीक है, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, और आप उसके अंदर गए हैं, यानी अब यहाँ है, डेप्थ में है, अर्थ के अंदर है, इनसाइड द अर्थ, एंड दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, और आप उसमें डिग गए अंदर। तो क्या चेंज हुआ? मास। इसीलिए अभी तक अपन ने मास चेंज हुआ ऐसे कंसीडर ही नहीं किया था, क्योंकि अपन सरफेस से ऊपर जा रहे थे, उतना का उतना ही स्फीयर काउंट कर रहे थे। अब अपन यहाँ आ गए तो डेफिनेटली ये स्फीयर काउंट करना है, मास भी चेंज हो गया, पूरे बड़े स्फीयर का मास लिखा था m, अब इस मास स्फीयर का मास लिखा है m डैश, दोनों में फर्क है, तो यहाँ m और यहाँ पे भी m मत लिखना, m डैश, और रेडियस कितनी है उस स्फीयर की? r माइनस d, यानी यहाँ सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है? r माइनस d। तो डायग्राम ड्रॉ करनी है, मिटा रहा है, देखो, तो ये हो गया सरफेस के लिए, डायरेक्ट फॉर्मूला लेना, इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं, फिर भी मैंने बता दिया, ये डायरेक्ट याद रखो, चेंजेस क्या क्या हो गए। अब सेम चेंजेस डेप्थ वाले के लिए करेंगे, देख लो एक बार, आगे चलते फिर, ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर लेना बेटा, मैं डायग्राम मिटा, तो ये अर्थ का सरफेस नहीं है, सरफेस ये है, आप अंदर गए तो बोलेंगे यहाँ से हाइट पे गए, नहीं, यहाँ ये है, अपन डी पाया अंदर, ठीक है, तो ये हटा रहा है। अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, सेम स्टेप्स लेंगे, डेंसिटी कांस्टेंट है ऐसा कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, और देखना बेटा डिफिकल्टी अगर कोई रहे तो मैंने पहले ही बताया, शाम को 4 से 6 के बीच में कॉल कर सकते, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज भी कर सकते डिफिकल्टी, ठीक है, उसमें तो डाल नहीं सकते, मैंने ब्लॉक किया हुआ। अब इसको आगे ले रहे हैं, अब देखो जैसे यहाँ मास का फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पे भी मास का सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, m डैश इज इक्वल्स टू डेंसिटी वही रो और अब वॉल्यूम चेंज 4/3 पाई r माइनस b क्यूब, क्योंकि अब फिर से देखो डायग्राम में समझा था, एक बार फिर से, ये था यहाँ पे अपन सरफेस पे, फिर अपन d पा गए यहाँ पे, और अब रेडियस कितनी थी? r माइनस b, ये d इसमें से माइनस कर दिया, टोटल रेडियस r थी, उसमें से ये माइनस करो तो ये कितना बचेगा? r माइनस d, और अब इतना ही स्फीयर लेना है, तो रेडियस उतनी लिया r माइनस d, 4/3 पाई r क्यूब, वही है 4/3 पाई r क्यूब, डायग्राम ड्रॉ किए ना, देख लो एक बार फिर से, तो देखो डायग्राम मिटा है ना, ध्यान रखना, डेंसिटी कांस्टेंट है, मास चेंज हो रहा है और डिस्टेंस भी चेंज हुआ है, अब ये वैल्यू इसमें डालेंगे, सो डेप्थ का आंसर मिलेगा GD इज इक्वल्स टू G अपॉन R माइनस D स्क्वायर इनटू, अब m डैश का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब है, तो r माइनस डी है, तो r माइनस डी इंटू रो, ये रो, अब देखो क्या कैंसिल होता, GD इट इज इक्वल्स टू 4/3, वैसे लिखो, पहले पाई लिखेंगे, फिर लिख लेते डेंसिटी रो, जैसे इसमें लिखा वैसे लिख लो, पहले G लिख लेते, फिर डेंसिटी रो, अब ये स्क्वायर है, ये क्यूब, तो स्क्वायर कैंसिल, ये वैल्यू बचेगी r माइनस b, तो ये फॉर्मूला निकल गया डेप्थ में, ये फॉर्मूला निकल गया सरफेस। अब इसमें से मास अपन ने हटा दिया, क्योंकि मास चेंज हो रहा था, क्या कांस्टेंट था? डेंसिटी, तो इसमें भी डेंसिटी आ गया, इसमें भी डेंसिटी आ गया, देखो
अब ध्यान देना, ये समझना, बाद में भी बताऊंगा। अपन सरफेस से सेंटर तक पहुंच गए, सेंटर में पहुंच गए, यानी जो ऑब्जेक्ट यहां था उसको लेके अपन सेंटर में पहुंच गए, अर्थ के सेंटर में, अर्थ के सेंटर में पहुंच गए, अर्थ के सेंटर में पहुंच गए, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं डेप्थ इक्वल टू क्या हो गया, रेडियस। डेप्थ कितना डीप चलेगा, इक्वल टू रेडियस, सेंटर में पहुंच गए। अब r इज इक्वल टू डी, अगर यहां डाल दे तो आंसर क्या मिल जाएगा, 0। तो याद रखना g की वैल्यू 0 है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि मास है नहीं वहां पे, सेंटर में पहुंच गए, तो अपन सेंटर में है और अपने और उसके सेंटर के बीच में का डिस्टेंस क्या है। तो याद रखो जब आप डेप्थ में पहुंच जाएंगे तो d इज इक्वल टू r हो जाएगा, d इज इक्वल टू r अगर यहां डाल दो तो ये आंसर 0, मतलब gd की वैल्यू 0। तो याद रखना डेप्थ में जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे द वैल्यू ऑफ g गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड बिकम 0 एट द सेंटर, और जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे तो भी g की वैल्यू डिक्रीज होगी एंड बिकम 0 एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब बहुत दूर जाके, इसका पता नहीं कितने दूर जाके 0 होगी, पर इसका पता है सेंटर में जाके 0 हो जाएंगे जब आप टाइम में जाएंगे डेप्थ में। बता रहा हूं फिर से, पर ये याद रखना कि अगर किसी ने बोला डेप्थ में अगर जा रहे और कहां पहुंच गए, सेंटर ऑफ द अर्थ, तो सेंटर ऑफ द अर्थ में अगर पहुंच गए तो d इज इक्वल टू r, यानी कितना डीप चले गए, इक्वल टू रेडियस, इक्वल, आंसर 0। ठीक है, तो ये समझाऊंगा बाद में फिर से। अब देखो फिर से कंपैरिजन कर रहे हैं इसका और इसका, सो जी डी अपॉन जी, देखना बेटा डायरेक्ट लिख रहे हैं 4/3 पाई जी रो, 4/3 पाई जी रो, ये सेम कैंसल, तो जी डी के इसमें बचेगा r माइनस डी और इसमें अपॉन में बचेगा r। तो अब देखो फिर से समझना, जी डी ये सब कैंसल, r माइनस डी बचा, ये सब कैंसल, अपॉन में r बचा। ठीक है, अब आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सेपरेट करके 1 माइनस डी अपॉन r, यहाँ कोई स्क्वायर वेयर नहीं है, फॉर्मूला देख लो ध्यान से, सेपरेट कर दो r अपॉन r, यानी 1 माइनस d अपॉन r। नाउ नीचे r है और ऊपर है r माइनस d, माइनस कर रहे हैं मतलब न्यूमरेटर इज अगेन लेस देन द डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, thus we can say gd is less than g, यहाँ लिखते हैं, thus we can say gd is less than g, यानी आप सरफेस से या तो ऊपर जाओ या सरफेस से नीचे जाओ डेप्थ में, g की वैल्यू डिक्रीज ही होंगी, यानी g की वैल्यू मैक्सिमम कहां है, सरफेस पर ही। देखिए तो याद रखो यहां ऊपर समझ में आता नहीं लॉजिक, r माइनस d है मतलब r में से कुछ ना कुछ माइनस किया है और अपॉन में r है, तो डेफिनेटली न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। सो राइट हैंड साइड में अगर वैसा है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी वैसा ही रहेगा, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ये लिखा है। सो डेप्थ में भी जाएंगे तो g की वैल्यू डिक्रीज होगी और सेंटर में जाके क्या हो जाएंगी, 0। अभी समझाया था सेंटर में 0 कैसे, तो ये हो गया पूरा वेरिएशन ऑफ g यहां से लेके यहां तक विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। ठीक है, तो ये फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, gd अपॉन g इज इक्वल्स टू, ये दोनों भी चलेंगे, यहां तक नोट डाउन करो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो गया वेरिएशन ऑफ g की वैल्यू चेंज हो रही है, हाइट भी हो गया, डेप्थ भी हो गया। देखिए इसमें डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, जो अपन ने पहले डायग्राम ड्रॉ की थी वो डायग्राम भी आप लोगों को ड्रॉ करनी है, उसके बाद डेरिवेशन की शुरुआत करनी है और यहाँ तक लिखना है। तो दो डेरिवेशन हो गए, वेरिएशन ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू हाइट हो गया, वेरिएशन ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। अब उसको एक बार समझा देता वापस डायग्राम में और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये नोट डाउन करो मीटर है इसको, और यहाँ पे याद रखना मास चेंज हो रहा है। अब देखो जो बोल रहा हूँ समझना, देखो ये है अर्थ, ठीक है, यहाँ बनाओ या यहाँ बनाओ, ये सेंटर, ये रेडियस आ, ठीक है ना। आप सरफेस पे है अभी, तो सरफेस पे g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो अपन हमेशा लेते। अब आप हाइट पे जा रहे हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे g की वैल्यू क्या होने वाली है, डिक्रीज,
9.8, फिर यहाँ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां 0 हो जाएगी। ऊपर तक दिख रहा है। एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां जाके g की वैल्यू क्या हो जाएंगी 0। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे यानी बहुत दूर जाके, इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब यहाँ सही में इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं, यहाँ इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब है फील्ड के बाहर, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर। जैसे मैग्नेट है तो मैग्नेट की एक रेंज है, वहां तक ही वो फोर्स एक्सर्ट करेगा। आप उस रेंज के बाहर चले गए तो आप फील्ड के बाहर चले गए, वही इनफाइनाइट डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, जैसे आप सरफेस से ऊपर जाएंगे g की वैल्यू डिक्रीज होगी और 0 होंगी, मगर कहां जाके 0 होंगी? एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ऐसे ही लिखना, एट बिकम 0 एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। सो एज वी मूव above the surface of earth, the value of g goes on decreasing and becomes 0 at infinite distance. याद रखना, as we move above the surface of earth, यानी ऊपर जा रहे हैं surface of earth से, the value of g goes on decreasing and becomes 0 at infinite distance. कहां जाके 0 होगा? At infinite distance. Now, अब जा रहे हैं डेप्थ में, तो when we move above the surface था, अब बोलेंगे below the surface of earth, the value of g again goes on decreasing. ऊपर जाएंगे तो भी डिक्रीज होंगी, नीचे जाएंगे तो भी वैल्यू डिक्रीज ही होंगी, and becomes 0 at infinite, sorry, and becomes 0 at the center of the earth. अभी बताया था कहां 0 होंगी? at the center. तो सरफेस से ऊपर जाएंगे तो इनफाइनाइट पे जाके 0 होंगी और सरफेस के अंदर जाएंगे तो सेंटर में जाके वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो ये याद रखना। जी की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज, और यहाँ पे भी जी की वैल्यू डिक्रीज ही होगी, जी की वैल्यू डिक्रीज। तो याद रखना, मैक्सिमम वैल्यू जी की कहाँ है? एट द सरफेस। एज वी मूव, ध्यान रखना, फिर से सुनना, लास्ट बार होगा, as we move above the surface of earth, ऊपर जा रहे surface of earth से, the value of g goes on decreasing and becomes 0 at infinite distance. Second point, as we move below the surface of earth, the value of g again goes on decreasing and becomes 0 at the center of the earth. यहाँ पे सेंटर पे जाके g की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अगर फिल इन द ब्लैंक में आया कि वी आर मूविंग बिलो द सरफेस, फ्रॉम द सरफेस सेंटर की तरफ, तो जी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। पर अगर मेरे को कंफ्यूज करना है तो मैं थोड़ा सा उसको बदल दूंगा, अपन सेंटर से सरफेस की तरफ जा रहे हैं ऐसा बोल दिया तो अब ध्यान रखना, सेंटर से अपन सरफेस से आगे ले रहे हैं कि भाई सरफेस से ऊपर गए या सरफेस से नीचे गए तो क्या होगा बताओ? तो सरफेस से ऊपर गए तो भी डिक्रीज होगा, सरफेस से नीचे गए तो भी डिक्रीज होगा, पर कंफ्यूज करने के लिए उल्टा कर दिया। अब मैंने बोल दिया कि वी आर मूविंग फ्रॉम सेंटर टू सरफेस। अब बताओ जी की वैल्यू क्या होगी? तो सेंटर पे जी की वैल्यू क्या है? 0। सरफेस पे जी की वैल्यू कितनी है? 9.8, मतलब इंक्रीज हो गई। समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, सरफेस से सेंटर की तरफ जाने की जगह अपन ने बोल दिया सेंटर से सरफेस की तरफ जा रहे हैं। Then the value of g, ऑप्शन दे देंगे, increases, decreases, remains same। तो हर जगह डिक्रीज ही नहीं बोलना है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। सरफेस से ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज, सरफेस से नीचे जाएंगे तो डिक्रीज, बट सेंटर से सरफेस की तरफ जा रहा है तो सेंटर पे g की वैल्यू कितनी है? 0। यहां कितनी है? 9.8, मतलब क्या हो रही है? डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज। ठीक है, तो ये याद रखना, वी आर मूविंग फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस, सेंटर पे जी की वैल्यू 0, यहाँ पे 9.8, तो जैसे जैसे आगे की तरफ मूव होंगे जी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। और अब समझो यहां से इनफाइनाइट डिस्टेंस से सरफेस की तरफ आ रहे हैं तो फिर से क्या बोलेंगे? जी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज, क्योंकि यहां जी की वैल्यू इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कितनी है? 0, और जैसे जैसे सरफेस की तरफ आएंगे तो क्या होंगी? इंक्रीज। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना पहले और फिर उसका आंसर लिखना। सिर्फ डिक्रीज वर्ड दिमाग में बिठा लिया और वो डिक्रीज ही लिख देंगे, ऐसा नहीं। सरफेस से ऊपर जा रहे हैं या सरफेस से नीचे जा रहे हैं ऐसा बोला तो वर्ड आएगा डिक्रीज। तो यहाँ देखो 9.8, इधर जाएंगे तो 0, यहाँ 9.8, ऊपर जाएंगे तो 0 होगी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, यहाँ सेंटर पे 0, बट अब सेंटर से सरफेस की तरफ आ गए तो जी की वैल्यू क्या होगी? देखो इंक्रीज। अब इनफाइनाइट से
सरफेस की तरफ आ रहे हैं तो भी जी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना एक बार, ये मिक्स नहीं करना उसको, सोच लो एक बार फिर आगे चलते हैं। देखो फिर से एक बार समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक आया कि एज वी मूव अबव द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी डैश, तो लिखेंगे डिक्रीजेस। एज वी मूव बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी डैश डिक्रीजेस, ठीक है, डैश आया तो लिखेंगे डिक्रीजेस। बट थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए या थोड़ा उसको डिफिकल्ट बनाने के लिए अपन सरफेस से सेंटर की तरफ आने की जगह सेंटर से सरफेस की तरफ जा रहे हैं कि एज वी मूव फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सरफेस, तो सेंटर से उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, सरफेस से नीचे या सरफेस से ऊपर जाने की जगह ऐसे लिया, तो अपन यहां बोलेंगे सेंटर में जी की वैल्यू 0 है, यहां 9.8, तो ऊपर जैसे जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। समझ में आ रहा है, सिर्फ देखना, यहां 9.8 है, यहां जा रहा है तो डिक्रीज होगी, अब यहां 0 है, यहां 9.8 है, इधर जा रहा है तो इंक्रीज। उसी तरह सरफेस से दूर जाएंगे तो डिक्रीज, और सरफेस की तरफ आएंगे तो इंक्रीज, तो वो थोड़ा सा देखना बस, तो याद रखो, इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो सरफेस पे 9.8 मैक्सिमम, इधर 0 इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इधर 0 सेंटर, तो सिर्फ वो दिमाग में रखो और उसके हिसाब से जो भी क्वेश्चन आया आंसर देना। सरफेस से ऊपर डिक्रीज, सरफेस से नीचे डिक्रीज, सरफेस से ऊपर 0 होगा एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, सरफेस के नीचे 0 होगा एट द सेंटर ऑफ द, ठीक है। अब वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट और विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, दोनों को साथ में कंबाइन करके उनका ग्राफ बना रहे हैं, ध्यान रखना, तो इसको बोलेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट एंड वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। तो ग्राफ निकाल लेते हैं, बोर्ड के एग्जाम में जब 12th में है चैप्टर तो ग्राफ आया हुआ है, देखो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहां लेंगे एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर यानी r, यहां पे लेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g की वैल्यू ले रहे y एक्सिस पे और डिस्टेंस ले रही है, तो ये है समझो r इज इक्वल्स टू r, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल्स टू रेडियस, यानी अपन क्या है सरफेस पे, इधर है ना r इज लेस देन r, मतलब रेडियस से कम है डिस्टेंस, मतलब अपन क्या है डेप्थ है, और r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब कैपिटल R से आगे है वो डिस्टेंस, तो अपन है हाइट h, तो देखो ये 0, तो सेंटर पे 0, फिर यहां से यहां तक रहेगा r इज लेस देन कैपिटल R, फिर यहां पे हो गया r इज इक्वल टू कैपिटल R, और फिर दूर जाएंगे तो r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो अपन यहां से शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे सेंटर से दूर जा, धीरे धीरे सेंटर से दूर जा, तो यहां से शुरुआत किए, पहले अंदर है तो ये रिलेशन, ये वाला r इज लेस देन कैपिटल R, डायग्राम फिर से बना लेता हूं, देखो तो अपन एक डायरेक्शन फॉलो करेंगे, सेंटर से डिस्टेंस गिनना है हमेशा, तो सेंटर से गिन रहे, पहले सेंटर से सरफेस तक जाएंगे 0, और यहाँ पे कितनी वैल्यू 9.8, ठीक है, और यहाँ है r इज लेस देन r, मतलब रेडियस से कम डिस्टेंस है, मतलब अंदर कहीं तो भी हो गया, ठीक है, तो उसका ग्राफ प्लॉट करते पहले, ये डॉटेड लाइन ग्राफ का पार्ट नहीं है, बाद में हटा देंगे, ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि सरफेस पे g की वैल्यू कितनी रहेगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बाद में लगे तो डॉटेड लाइन हटा देंगे। तो अभी डेप्थ के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था, gd इज इक्वल टू 4/3 पाई रो g इनटू r माइनस b, यानी स्मॉल r के साथ कौन सा वेरिएशन हुआ डायरेक्ट, बाकी सब तो कांस्टेंट है, ठीक है, स्क्वायर नहीं है, डायरेक्ट वेरिएशन है, तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन ऐसे, दिस इज द ग्राफ। तो ये सिर्फ इसलिए बताया कि यहाँ पे g की वैल्यू मैक्सिमम है, कहाँ पे सरफेस, तो
ये सब कांस्टेंट है, तो r माइनस डी को हटा के लिख लेंगे स्मॉल r। तो कौन सा वेरिएशन? डायरेक्ट। तो यहां लिख लेते g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। और डायरेक्ट वेरिएशन का ग्राफ पहले भी बताया क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज द ग्राफ। अब सरफेस से दूर जाएंगे, मतलब यहां से शुरुआत किया, सरफेस तक पहुंच गए, तो यहां वैल्यू कितनी है? 0। सरफेस तक पहुंचते पहुंचते कितनी हो गई? 9.8। अब सरफेस से दूर जा रहे हैं, मतलब फिर से g की वैल्यू डिक्रीज। पर यहां जो फॉर्मूला है हाइट के लिए वो था gh इज इक्वल टू gm अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर। तो r प्लस h को स्मॉल r लिख रहे हैं, इनवर्स वेरिएशन है, यानी g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? r स्क्वायर। तो इनवर्स का ग्राफ कैसे आएगा? ध्यान टच नहीं करना, क्योंकि 0 होगा, मगर कहां जाके? इनफाइनाइट डिस्टेंस, बहुत दूर जाके कहीं तो भी टच होगा लाइन को 0। तो ये ग्राफ है इनवर्स वेरिएशन, g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ऐसे लिखना है। तो देखो डायरेक्ट वेरिएशन का ग्राफ था तो ऐसे रहेगा कहीं पे भी, इनवर्स वेरिएशन का जैसे ये है तो ग्राफ ऐसा आएगा। तो देखो ये डायरेक्ट वेरिएशन फॉर्मूला देखो, यहां r माइनस d था, उसको स्मॉल r कर दिया, अभी डिस्टेंस अपन स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं, ये सब कांस्टेंट ये। अब यहां पे ये था हाइट के लिए r प्लस h, उसकी जगह स्मॉल r लिख दिया, तो gh इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, इनवर्स वेरिएशन का ग्राफ। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सेंटर से सरफेस की तरफ जा रहा है, सेंटर से सरफेस की तरफ जा रहा है, तो g की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज। देखो इंक्रीज हो रही, मैक्सिमम हो गई सरफेस पे 9.8। अब उससे आगे जा रहा है, दूर जा रहा है, तो फिर से डिक्रीज होंगे। तो ये ग्राफ ये बताएगा कि मैक्सिमम वैल्यू कहां है? सरफेस पे। सरफेस के अंदर जाएंगे डिक्रीज, सरफेस से दूर जाएंगे डिक्रीज। पर ये 0 को टच मत करना, ये 0 को टच कर दिया एट द सेंटर, ये 0 मतलब सेंटर और ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाकर कहीं तो भी टच होगा 0। तो ये याद रखो, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू हाइट, ये वाला हाइट के लिए और ये वाला डेप्थ के लिए, ये सरफेस के लिए। तो ये डॉटेड लाइन अपन ने बनाया है, नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, ये ग्राफ का पोर्शन नहीं है, ग्राफ ये है। और अगर बनाएंगे तो समझने में इजी जाएगा, इसीलिए अपन वापस ड्रॉ कर लेंगे इसको। डॉटेड लाइन इज नॉट द पार्ट ऑफ द ग्राफ, ग्राफ खाली ये। सरफेस से दूर जाएंगे तो भी डिक्रीज होगी, सरफेस के अंदर जाएंगे तो भी डिक्रीज होगी, और 0 हो जाएंगे एट द सेंटर, यहां 0 होंगे एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। बस वही लॉजिक है। देखो तो ये ग्राफ हो गया। अर्थ के अंदर सेंटर के साथ जो डिस्टेंस है उसके साथ डायरेक्ट वेरिएशन फॉर्मूले पर से बताया, और सरफेस के ऊपर कौन सा वेरिएशन? इनवर्स, g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। यहां r प्लस h था तो r प्लस h को r स्क्वायर कर दिया स्मॉल r। और डेप्थ के लिए फिर से याद रखो, g d का फॉर्मूला था 4/3 पाई रो g r माइनस b। तो ये डिस्टेंस था फ्रॉम द सेंटर, तो अभी स्मॉल r से लिखा है तो स्मॉल r कर दिया। तो g b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाकी सब कांस्टेंट। ये डायरेक्ट वेरिएशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ये कर्व इनवर्स वेरिएशन का ग्राफ। सो दिस इज वेरिएशन ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू हाइट एंड डेप्थ, उसका ग्राफ हो गया। देखिए ये टच नहीं करना, बहुत दूर जाके टच होगा, सरफेस से दूर जा रहे हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके 0 होगा, तो टच नहीं करना, पैरेलल जैसे बनाना। और जब सरफेस से अंदर जाएंगे डेप्थ में तो सेंटर में जाके g की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। देखिए so this is the graphical representation of variation of g with respect to height and with respect to depth. अब बचे हैं दो, वेरिएशन ऑफ g with respect to rotation and variation of g with respect to shape of the earth. नेक्स्ट टाइम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो ये दोनों याद रखो, आज का होमवर्क, इस वीडियो का होमवर्क है कि दोनों डेरिवेशन लिख के भेजने हैं और ये ग्राफ बनाना। ये लिखना मत भूलना, ग्राफ में जितना भी सब लिखा है वो सब लिखना, ठीक है? देखिए दोनों डेरिवेशन लिख के भेजना है, वेरिएशन ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू हाइट, वेरिएशन ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, दोनों डेरिवेशन और ग्राफ।